Dear students, in today's video we are going to discuss level 3 question 151 to 165. Let's start from question 151. 151 में मैं क्या बोल रहा है, चार्ज बाय मास रेशियो वाज डिटरमाइंड बाय। तो चार्ज बाय मास रेशियो का जो कैलकुलेशन किया था वो सबसे पहले हमारे पास जे थॉमसन ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि हमारे पास कैथोड रे ट्यूब ली, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा। तो पहले हमारे पास क्या किया इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट जा रहा था वो डिफ्लेक्ट हो गया, लेट से वो सी की तरफ चला गया। और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड ओनली अप्लाई किया तब ये डिफ्लेक्ट हो गया ए की तरफ। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर इस तरह से बैलेंस करके इम्पार्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो स्ट्रेट जाए, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पर हमारे पास चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट किया। तो ये जो चार्ज बाय मास रेशियो है ये इस तरह से कैलकुलेट कैसे हो पाया कि हमारा ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है स्ट्रेट लाइन से इधर या इस तरफ, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन बीम या जो भी पार्टिकल हमारे पास आ रहा है उसके चार्ज पे डिपेंड करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जितना अप्लाई हुआ है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो उस बेसिस पे अपन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाल लिया। अब ये जो चार्ज बाय मास रेशियो निकाला गया था ये मेनली किसके लिए निकाला गया था कि आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सके, क्योंकि चार्ज जो कैलकुलेट किया गया था वो मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट किया गया था। तो यदि अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो अपने को पहले चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू होनी चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज बाय मास रेशियो की वैल्यू आ गई 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इस चार्ज बाय मास रेशियो का यूज़ करके अपन ने क्या निकाल लेंगे, अपन यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से कैलकुलेट होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो केवल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट था कि जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ ए सब्सटेंस इज। तो हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब्ड यहाँ पर अपन देखें एब्जॉर्ब्ड ये दी हुई है 4.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। बट यहाँ पर फिर अपने पास दी हुई है बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो दी गई है वो 4.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल है। अब अपने को काइनेटिक एनर्जी पर एटम कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी पर एटम, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले यदि ये A2 मॉलिक्यूल अपने पास है तो इसको आप ब्रेक करोगे तो यहाँ पर कितने एटम्स मिल जाएंगे, 2 एटम्स मिल जाएंगे। अब अपने को यहाँ पर क्या होगा कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है एक तरीके से यहाँ पर टोटल एनर्जी आपने दी उसमें से कुछ एनर्जी बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में यूज़ हो गई, और जो भी हमारे पास रिमेनिंग एनर्जी होगी इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में यूज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 एटम्स मिल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, इनके डिफरेंसेस का हाफ कर देंगे। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी पर एटम होगी वो क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी माइनस बॉन्ड एनर्जी अपॉन 2। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने पे आएगी 4.4 इंटू 10⁻⁻19, इसको आप करेंगे 4.0 इंटू 10⁻⁻19 बाई 2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻20 जूल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 153, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट द नोडल सरफेस। नोडल सरफेस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 0 होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी पाया नहीं जाता है। फिर है 154, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज r। तो रेडियस जो होती है Rn वो हमारे पास होती है 0.529 n² अपॉन z। अब यदि अपन R1 देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम तो ये 0.529 फर्स्ट सेल है, z एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, ये बराबर है r के। अब यदि अपन लिथियम की बात करें तो लिथियम 2+ में z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3, और फर्स्ट ऑर्बिट ही है n=1 दिया हुआ है। तो रेडियस अपन निकालें यहाँ पर R1 तो क्या होगा 0.529
एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन जेड। अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर है, तो ये हमारा r/3 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 155। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। तो किसी भी सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अपन कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारे पास 2 × 2l+1 फॉर्मूला से। अब इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4l+2। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 156। इसमें हमें क्या बोला गया है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग एटम्स हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो हमारे पास 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर अपने को चेक करना है। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो आप जैसे जैसे इधर से यहाँ पर एटम्स पे जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होंगी तो हमारे पास ऑर्बिटल पुल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो हमारे पास जितना ज़्यादा ये सब शेल न्यूक्लियस के पास होगा उतनी ही एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ पर एनर्जी विल डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसके 2s ऑर्बिटल जो होगा या 2s सबशेल जो होगा वो न्यूक्लियस के नियरर होगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कंपेयर टू कम होगी। तो हाइड्रोजन की सबसे कम होगी, फिर लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 157। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, यानी कौन सा क्वांटम नंबर सेट गलत हो गई है अपने को देखना है। तो एन की वैल्यू 3 दी हुई है, तो एल की वैल्यू क्या होती है 0 to n-1। वैसे ही एम एल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है -L2 + L इंक्लूडिंग 0, और एच की वैल्यू आइदर +½ और -½ होगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम एल है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये एल से ज़्यादा नहीं हो सकता और एल कभी भी एल से ज़्यादा नहीं हो सकता। बट यहाँ पर आप सी ऑप्शन में देखिए 3 की वैल्यू दी हुई है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 158। विच ऑर्बिटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड क्लोज टू न्यूक्लियस। तो हमारे पास न्यूक्लियस जो है, अब यहाँ पर सिर्फ n=3 के लिए बात हो रही है, तो जैसे जैसे l की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ये एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी बेसिस पे आप जो एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं फॉर सबसेल्स, तो यहाँ पर s की सबसे कम, p, फिर d, फिर f। तो यहाँ पर सबसे पास में कौन सा होगा 3s, 3p और 3d। जो नियरर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास रहने की किसकी होगी, 3s की। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 159। द 5d ऑर्बिटल्स आर designated as dxy, dyz, dzx, dx² - y² dz²। Choose the correct statement. Shape of the first 3 orbitals are similar but that of 4th and 5th are different. तो आप देखेंगे dxy, dyz और dzx, यदि आप xy एक्सिस रखते हैं तो यहाँ पर dxy कुछ इस तरह से होगा, dyz अपन देखें तब भी ये ऐसा होगा, dzx हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, और dx² - y², x एक्सिस y एक्सिस, तो ये dx² - y² हो जाएगा। dz² की बात करें तो dz² इस z एक्सिस के अलोंग इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए शेप जो है डबल शेप्ड टाइप से इन चारों की सेम दिख रही है। यहाँ पर एक्सिस के बारे में नहीं बोला गया, यहाँ पर ज्योमेट्री जो शेप है वो इन चारों की सेम है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, शेप्स ऑफ द फर्स्ट 4 ऑर्बिटल्स आर सिमिलर बट dz² की शेप थोड़ी डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 160। ड्यूटेरियम न्यूक्लियस, ड्यूटेरियम हमारे पास होता है 1h2, तो
तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, न्यूट्रॉन की बात करें तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन यहाँ पर होगा। ठीक, नेक्स्ट है 161, एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी इन द सेट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये है एन, एल, एम और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर। तो एन प्लस एल की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे पास एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अपन एन प्लस एल का समीशन देखेंगे तो यहाँ पर एन प्लस एल का समीशन 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 2 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 1 5 और यहाँ पर 5 + 0 5। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो एनर्जी होगी वो ऑप्शन बी के बेसिस पे हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट द 19th इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम। तो क्रोमियम अपन देखें 24 क्रोमियम होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखेंगे आर्गन 4s1 3d5, आर्गन हमारे पास है 18, 19th इलेक्ट्रॉन हमारा 4s1 में, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। तो यहाँ पर अपन क्वांटम नंबर्स देखें तो n = 4 होगा, l की वैल्यू s सब सेल के लिए 0 होगी, ml की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्पिन क्वांटम नंबर आइदर +½ हो सकता है या -½ हो सकता है। तो हमारा कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 163, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम n = 4 to n = 1 स्टेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इमिटेड। तो यहाँ पर यदि आप n2 = 4 है, n1 = 1 है, यहाँ से इंसिडेंट करें तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स जो होंगी, स्पेक्ट्रल लाइन्स वो कैलकुलेट करने पे आएगी हमारे पास n2 - n1, n2 - n1 + 1/2। तो ये सॉल्व करोगे आप तो 4 - 1 4 - 1 + 1/2, तो सॉल्व करिए 3 × 4/2, तो ये वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारे पास 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 164, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड बिटवीन 2 क्लोरीन एटम्स इन ए क्लोरीन मॉलिक्यूल। कि हमारे पास जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें से इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी बॉन्ड एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होगी, ये अपने को पता करना है। तो हमारे पास होगी क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी 243 किलो जूल पर मोल दी हुई है, प्लांक कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर भी अपने को दिया गया है। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं कि हमारी जो एनर्जी होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 क्लोरीन बॉन्ड, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी टू ब्रेक, बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी दी गई है 243 किलो जूल पर मोल, यहाँ पर ये दिया हुआ है किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास पर मोल दी हुई है। तो इस पर मोल को पर मॉलिक्यूल कन्वर्ट करना हो तो 1 मोल में हमारे पास कितने होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर अपने को भी यही चीज़ करनी होगी, पर मॉलिक्यूल करने के लिए यहाँ पर हो जाएगी 243 किलो जूल, यहाँ पर Na मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल हमारे पास कैलकुलेट करने पे कितनी आएगी, 243 अपॉन एवोगाड्रो नंबर Na हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 6.02 × 10⁻23 किलो जूल पर मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर जो है वो दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40.36 × 10⁻20 जूल। यहाँ पर किलो जूल के केस में भी आप 10⁻3 रख लीजिए, जूल पर मॉलिक्यूल के लिए 10⁻3। ठीक है, तो ये हमारे पास जूल पर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब अपने पास यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए। तो वेवलेंथ के लिए अपने को एक्सप्रेशन चाहिए होगा E = hc/λ। तो यहाँ पर E = hc/λ, तो लैम्डा हमारे पास हो जाएगा hc/e। तो ये h हमारे पास है 6.62 × 10⁻34, c हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट विच इज़ 3 × 10⁸। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एनर्जी जो दी गई है वो है 40.36 × 10⁻20। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4.91 × 10⁻7 मीटर।
तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है 165, द एटम आयन दैट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज। तो मैग्नीशियम 2+ की बात करते हैं। मैग्नीशियम 2+ सिमिलर टू हुआ किसके? नियोन के, जिसका लास्ट के सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है यहाँ पर 2p6। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फ्लोरीन में लास्ट के सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा p5। p5 में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो केवल 1 होगा। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन 7 है, तो हमारे पास इसके लास्ट के सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा p3 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास सल्फर दिया हुआ है, सल्फर के में 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड कर दिए, तो ये सिमिलर है किसके? आर्गन के। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट के सेल का p6 होता है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। टाइटेनियम 3+, ये सिमिलर होगा किसके? पोटेशियम के। तो पोटेशियम का जो लास्ट सेल होता है उसमें हमारे पास कैसा होगा? S1 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा 1 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन से ऑप्शन में? नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक।